अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सोहा अफजल। पब्लिक कहती है जो मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से, उन्हें हरमीत सिंह। तो फौरी तौर पर प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, बाकी बातें आपसे सारी करेंगे बिकॉज वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस एंड शेयर विद यू गाइस। सो हरमीत, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम लाहौर स्टूडियो, हाउ आर यू? हैप्पी फ्राइडे। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, हैप्पी फ्राइडे। अच्छा, हैप्पी फ्राइडे कहने का मकसद ये कि ऑब्वियसली ना सिर्फ मेरी और हरमीत की एक्साइटमेंट बल्कि जो भी हमें देख रहे हैं और बहुत सारे लोग, बल्कि हर किसी की जिनको सैटरडे को काम नहीं करना पड़ता, उनके लिए एक अच्छा वीकेंड होता है। बिकॉज फ्राइडे को हम काम करते हैं और सैटरडे संडे लाइक वीकेंड इस लाइक आज से स्टार्ट हो जाएगा। और वीकेंड के लिए जो भी आपके प्लान्स हैं उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट की तरफ लेके जाएँ, क्योंकि सिर्फ प्लान करना काफ़ी नहीं होता, प्रैक्टिकल जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फेवरेट सेगमेंट, जिसका हरमीत पाजी भी बहुत इंतजार करते हैं और हम भी आपको डेली डोज के लिए टीम तो हमारी काम कर रही होती है, लेकिन हरमीत पाजी और मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। बिकॉज जो भी हमें अनोखी और वायरल खबर सोशल मीडिया पे नजर आती है, हम अपनी प्रोडक्शन टीम को भेज देते हैं कि भाई ये खबर डेली डोज में हम इस्तेमाल करेंगे। वो इसलिए बिकॉज डेली डोज एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम बता रहे होते हैं आपको कि दुनिया में कहाँ कहाँ अनोखी चीज़ें हो रही हैं। इफ़ यू वांट टू विजिट, और अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप कहाँ जाएँ, तो आपको वहाँ पर क्या क्या मिलेगा और क्या क्या चीज़ें ऐसी जो दुनिया में हो रही हैं जो कि आपको हैरत में और सख्ते में डाल सकती हैं। खैर, लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ द प्रोग्राम। सो आज का फ्राइडे डेली डोज है, उसकी पहली खबर आपको देते हैं। पहली खबर बहुत ऊंची है, इतनी ऊंची है कि बुर्ज खलीफा जितनी है। अब आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा। खबर दरअसल मैंने आपको ये देनी है कि आपको दुनिया का सबसे बुलंद तरीन रेस्टोरेंट दिखाना है, जिसके बारे में शायद जो दुबई में रहने वाले हैं उनको तो पता हो, और जो पाकिस्तान या दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मुझे लगता है दुबई इज़ अ हब। हरमीत, और आपको पता है कि वहाँ पर अगर आप जाते हैं ना तो दुनिया के हर मुल्क से बाशिंदे वहाँ बसते हैं। और वहाँ पर चूँकि आप जाएंगे तो आपको बांग्लादेशी मिलेंगे, इंडियंस मिलेंगे, अफ्रीकन्स मिलेंगे, आपको हर तरह तरह के लोग वहाँ पर मिलते हैं। बिकॉज वो एक ऐसा हब बन चुका है जहाँ पर काम के लिए या सैर सपाटे के लिए तो सभी जाते हैं। खैर, बुर्ज खलीफा जो कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है, उसकी 122वीं मंजिल पे एक रेस्टोरेंट बनाया है और उस रेस्टोरेंट का नाम है एटमॉस्फेयर। नाम भी क्या खूब रखे, क्योंकि वहाँ माहौल ही तो है जो आप देखने के लिए जाएंगे। सतह समुंदर से 3000 फीट की बुलंदी पे अगर आप खाना खाएं तो आप सोचिए क्या ही फील आएगी आपको। लेकिन भाई ऐसे नहीं, इतना महंगा तरीन खाना होगा आपको 122वीं मंजिल पे, जो आप फील करें कि अगर आप बैठ के खाना खा रहे हैं और आपके इर्द गिर्द जो है वो क्लाउड्स हैं, यानी इर्द गिर्द बादल, आसमान पे बैठकर आप खाने खा रहे हैं, तो उसके पैसे भी अच्छे खासे आपको अदा करने पड़ेंगे। लेकिन इसके हरमीत क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से की हुई है कि अगर आप इस रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अगर आपको विंडो साइड चाहिए ना, ये वो जो एरोप्लेन वाला सीन होता है, प्लेन में आप बैठे तो कहते हैं विंडो वाली सीट चाहिए वरना हम नहीं बैठेंगे, तो ये विंडो साइड पे बैठेंगे तो अलग चार्ज करेंगे। अगर आप सेंटर में कहीं बैठ जाते हैं तो उसके अलग पैसे हैं। बट ऑल दो इफ़ यू गाइस प्लान टू विजिट दुबई तो एटमॉस्फेयर को भी विजिट कीजिएगा। हाँ, और जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे एरोप्लेन में विंडो वाली सीट इसलिए चाहिए कि मेरा सर चकराता है, कहीं ना कहीं मुझे उल्टी ना आ जाए। अच्छा, वैसे आप बात आप कर रही हैं, खाने पीने की बात कर रही हैं तो उल्टी की बात नहीं होनी चाहिए। बात आपकी दुरुस्त है। दुबई की बात करें तो वैसे भी कैसे एक इलाका जो कभी रेगिस्तान हुआ करता था, सहरा हुआ करता था, उसको कैसे बदला और किस तरह अब आप जब जाती हैं वहाँ पे, जब सब जाते हैं और देखते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए हुए थे, मुख्तलिफ कल्चर को वहाँ पर आप देखते हैं, मुख्तलिफ जब भी हम देखते हैं कि चाहे जिनकी भी मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं और वो त्यौहार भी हमने बड़े करीब से देखे, तो ये बात आपने दुरुस्त फरमाई। लेकिन फिर हमने टूरिज़्म के हवाले से बात की, हमने इससे कबल जो रेस्टोरेंट की बात की थी या होटल की बात की वो ज़ेर ज़मीन था, लेकिन अब इस होटल को आप देखें कि फ़िज़ाओं में, ठंडी ठार हवाओं में आप बैठ के खाने का मज़ा भी ले सकते हो। और दुबई 10 कमाल की सिटी है और उसके नज़ारे भी आप वहाँ से कर सकते हैं इतनी ऊंचाई से। तो मेरे ख्याल में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो खबरें आती हैं वो हर दूसरे दिन या महीने में कोई ना कोई दुबई से एक ऐसी खबर आ जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि दीगर ममालिक भी टूरिज़्म के हवाले से काफ़ी एक्टिव है, लेकिन दुबई कोई ना कोई ऐसा बड़ा सरप्राइज़ दे देती है कि दूसरे ममालिक भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भैया अब क्या सरप्राइज़ दिया जाए, लेकिन दुबई दे ही देता है सरप्राइज़। और आपको पता है हरमीत, हम इन सरप्राइजेस की बात कर रहे हैं। अगर हम टेक्निकलिटीज़ को देखें तो कल परसों में एक आर्टिकल पढ़ी थी, इसके मुताबिक सिर्फ एमिरेट्स की अगर हम बात करें, जो कि दुनिया की सबसे ज़बरदस्त और वेल फैसिलिटेट आपकी फ़्लाइट है या आपका पूरी एयरलाइन है, तो आपको पता है कि उनका जो सालाना बजट है वो हमारे मुल्की बजट और मुल्क की ज़र मुबादला से भी ज़्यादा है।
तो मतलब एक ऐसा हब जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ, अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करें। सोहा बिल्कुल फ़र्क है। और सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी और आप गई भी है वहाँ पे, दुनिया का सबसे हर जगह से उन्होंने ब्रेन इकट्ठा किया है, पैसा उनके पास अन्यवा है, और फिर उस ब्रेन से उन्होंने वो कमालात करके दिखाए जो मेरे ख्याल में आप यहाँ से पाकिस्तान से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, हिंदुस्तान से, दीगर ममालिक से, गोरे काले चिट्टे सारे चाइनीज़, ये सारे आपको वहाँ पे इसलिए नज़र आएंगे कि एक तो बहुत बड़ी अमाउंट मिलती है, फिर उनसे काम भी उसी तरह लिया जाता है। तो मेरे ख्याल में आपने दुरुस्त फरमाया कि एक तरफ हमारा बजट, दूसरी जानब हम वहाँ सिर्फ एमिरेट्स की बात करते हैं, तो फ़र्क वाज़ेह है कि यहाँ जिस तरह बेचारे जो ओवरसीज़ आते हैं काम करने के लिए और बड़े बड़े ब्रेन आते हैं, फिर उनके बड़े इल्ज़ामात लगा के यहाँ से उनको भगा दिया जाता है या डरा धमका के, तो ये चीज़ है, फ़र्क यही वाज़ेह है। इसलिए बजट हमारा उनमें, उनके बजट में इसलिए फ़र्क है। टूरिज़्म और इस हवाले से खूबसूरत जगह बहुत है हमारे पास मुख्तलिफ। और हाँ, दुबई के मौसम की बात आप करें तो अगर हम कंपेयर करें अपने मुल्क के साथ तो यकीन माने कमाल का मौसम है, कमाल की ठंडी ठार रातें और इस तरह ज़बरदस्त किस्म की हवाएं, आपको ग्रीनरी, आपको बर्फ, आपको रेगिस्तान, ये सारी चीजें एक जगह पे नजर आएंगी। बीच भी मिलेगा आपको, रेगिस्तान भी मिलेगा आपको, हाई राइज बिल्डिंग्स भी मिलेंगी, डेवलपमेंट भी मिलेगी, और सब मार्केट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि चाइनीज से लेके दुनिया की वर्ल्ड पावर से लेके आपको हर वो बड़ा ब्रांड जिसका हब जो है वो अब कराची कह रही हूँ, सॉरी दुबई बन चुके हैं। खैर कराची की अगर हम बात करें तो एक ज़माने में कहा यह जाता था कि कराची से आगे, वाला था माज़रत के साथ, कराची से आगे अगर आप गवादर पोर्ट पे जाएं तो सी पोर्ट को जब आज से 4 साल पहले मैंने विजिट किया तो वहाँ के लोग ये कहते थे कि आने वाले 8 सालों में ये पाकिस्तान का दुबई होगा। खैर बात को रिलेट करना था मैंने, तो वो एक जगह ऐसी है हरमीत जिसको वाकई अगर हम सोचें तो उसकी डेवलपमेंट से और उस पोर्ट से, उस गवादर साइट से हम बहुत कुछ कमा सकते हैं। हाई राइज बिल्डिंग समेत वहाँ जो बन सकता है चाइनीज़ की कोलैबोरेशन से, जिसको हम सी पैक कहते हैं। कसम खाइए ना कमाने की, बस ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह पाक चले बेहतर करे पाकिस्तान के लिए। खैर हमारा कतई मकसद ये नहीं होता कि हम डिग्रेड करें या अपनी पॉलिसीज़ के बारे में सिर्फ ऑब्जेक्शन ही करें, लेकिन मकसद ये होता है कि येस कुछ प्रोडक्टिव डिस्कशन से येस पाकिस्तान में जो वसाइल मौजूद हैं बरोए कार लाकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी काम किया जा सकता है, बशर्ते के काम करने वाले हों। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर देखिए, हम पाकिस्तान की वो खबर ढूंढ के लेके आए हैं जो पाकिस्तान की सकाफती और रियासती बहुत सारी ऐसी चीज़ों में शामिल है जो कि आज भी मांद नहीं पड़ी। सिंध के इलाके से हमने आपको ऐसी खबर देनी है, ठुकराटो ये एरिया का नाम है, जहाँ के मटके बहुत मशहूर हैं। और हमीद अब आप सोचेंगे मटके क्यों मशहूर हैं? मटके जैसे पाकिस्तान में अब तो खैर नापैद हो गए हैं शहरी इलाकों में, वरना पहले तो जो इसके अंदर पानी रखते थे और जो वो ठंडा पानी जो उसकी तासीर होती थी, जो उससे आपको सेहत और आपको हेल्दी वाइब्स मिलती हैं, वो आपको किसी और चीज़ से नहीं मिलती थी। लेकिन ये जो हरमीत मटके हैं, इसकी मशहूर होने की और इसकी खासियत ये है कि दरअसल ये उस मिट्टी से बनते हैं जो कि बहुत ठंडी होती है। मतलब पूरा साल ये मिट्टी पानी में रहती है और पानी में होने की वजह से ये ठंडी होती है। पहले इस अच्छा से हरमीत मेहनत वाला काम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक मिट्टी जो पहले ली उसको फिर उसके बाद उन्होंने मैंने तो बड़े करीब से देखा है और जी जी आप कंटिन्यू बताएं। मैं अच्छा, चाहता हूं कि एक तो प्रोसीजर ये है मटके के हवाले से, हाँ ये प्रोसीजर हरमीत ये है जो मैं देख रही हूँ कि अगर आप बाकी मटकों की बात करें जो हर जगह बनते हैं वो और होते हैं। ये खबर देने का मकसद ये है कि ये इतने स्पेशल इस लिहाज से कि जो मिट्टी ज़ेरे आब रहती है 1 साल तक, उसको निकालते हैं हरमीत, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको छानते हैं क्योंकि उसमें से कचरा अलग करना होता है, और उसके बाद फिर दोबारा से जो है वो इसको गीला करते हैं और फिर इसको 1 महीने तक रखते हैं, और उसके बाद जाके फिर ये मटका बनता है, और उसके बाद वहाँ की ख़वातीन इसके ऊपर नक्शो निगारी करती हैं। तो ये देखिए एक लॉन्ग प्रोसीजर है जो कि सारा का सारा काम हाथ से हो रहा है। बिल्कुल बहुत लॉन्ग प्रोसीजर और ख़ास मिट्टी का इस्तेमाल इसका होता है। और आपने दुरुस्त फरमाया कि इसी अमल से इसको गुजारा जाता है, और हल्की सी रेत भी आ जाए या छोटा सा हिस्सा पत्थर का भी आ जाए तो उसका भी प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए तो बड़ी कोशिश की जाती है, और फिर जब इनको पकाया जाता है, आग जलाई जाती है और फिर इनको पका के पूरे 2 दिन को रखा जाता है, और फिर जब ये निकलते हैं तो बहुत सारे मटके जो हैं वो, और आपने दुरुस्त फरमाया कि मटकों का इस्तेमाल आज भी देही इलाकों में उसी तरह है, मुख्तलिफ इलाकों में जब हम जाते हैं। और परसों जब मैं कश्मीर गया तो मैंने ख़वातीन उसी तरह देखी, मटके सर पर उनके थे और पानी लाते हुए घर की तरफ वो जा रही थी। तो ये खूबसूरती है। और मुझे याद है कि हमारे घर में जितने भी मटके हुआ करते थे पानी के, और फिर क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, फ्रिज नहीं थे, तो लस्सी जो बनाई जाती थी, अम्मा जी जो लस्सी बनाती थी ना, वही पड़ी होती थी ठंडा ठार गिलास लेके, दोपहर होती थी और उसके साथ फिर साग और चटनी और वाह। लेकिन बहरहाल मटके इस्तेमाल करने चाहिए। दोबारा हम देख रहे हैं कि शहरों की तरफ दोबारा लोग जो हैं लेके आते हैं दूर दूर जब जाते हैं तो। अच्छा, डॉक्टर्स भी इस हवाले से काफ़ी रिकमेंड करते हैं कि इसके अंदर जो पानी रखा जाता है, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर पानी होता है तो उसकी तासीर कंपैरेटिवली बाकी फिल्ड
फ़िल्टर्ड वाले वाटर से या आपके जो बॉटल वाटर होता है उससे बहुत कदरे बेहतर होती है। तो वैसे मेरे घर में तो आज भी मटका नहीं, लेकिन मटका नुमा एक कूलर है जो कि मेरे ख्याल से एडवांस्ड फॉर्म है मटके की। अब आप मार्केट में जाएं तो आपको मटके नुमा कूलर भी मिलते हैं जो कि आप वो घर भी में अच्छा रख है। सकते हैं। यस, तो आपको मुझे लगता है ये चीज़ें घर में होनी चाहिए, चाहे आप जितने मर्जी एडवांस्ड माहौल में रह रहे हैं, जितने मर्जी आपके घर में तमाम तर फैसिलिटेशन है, लेकिन फिर भी ये चूँकि हमारी सकाफ़त का हिस्सा भी है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, तो आपको ये घर में रखना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली वो है उस कश्मीर से जहाँ पर अभी आप विज़िट करके आए हैं, उसके बिल्कुल उस पार जहाँ पर आप वो झंडा लगा हुआ देख रहे थे जो कि भारत का था। हम मतलब ज़ेर इंतज़ाम, इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये एक मुसव्विर जिसका नाम है मंजूर अहमद, हमने इनसे आपकी मुलाकात करानी है। ऐसे कश्मीरी आर्टिस्ट है हरमीत जो तमाम तर कैनवस पे काम जो कलर से होता है उससे नहीं करते, जो कीमती पत्थर होते हैं जो कि कश्मीर के उन बुलंद पहाड़ियों पे मिलते हैं। जब आप हाइकिंग के लिए जाते हैं तो आपको पता है आपको हर किस्म का पत्थर मिलता है, काले रंग का, लाल रंग के, सफ़ेद रंग का, भूरे का, और हर कलर का आपको पत्थर मिलता है। लेकिन उन पत्थरों से आर्ट करना, पेंटिंग करना, ओ माय गॉड, आप देखिए ना किस तरह से खूबसूरती से पहले उन पत्थरों को पीस रहे हैं, पीस कर उसका रंग बना रहे हैं। और ये रंग जो है ये आम रंग तो आपको पता नहीं होगा ना जो हम पेंटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, जो पेंटर्स यूज़ करते हैं। अब इनका कहना ये है कि इनको बहुत शौक था और इस शौक की वजह से वो 9वीं जमात से आगे नहीं पढ़ सके, और अब ये जो है वो इस शौक को बड़े लंबे अरसे से कैरी किए हुए हैं। और आप अगर इनकी आर्ट देखें, जो भी आर्ट पीस हम दिखा रहे थे हरमीत, उसको देखकर अंदाज़ा नहीं होता कि तमाम के तमाम रंग जो इस आर्ट में भरे हैं वो पत्थरों से रंग निकाल के फिर इन्होंने कैनवस पे उतारे हैं। ये वाकई मुश्किल काम है सोहाग। हम देखे हैं बहुत सारे रंगों से जिस तरह पेंट बनते हैं और फिर मार्केट में बड़े आम हुआ करते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जितने भी लोग हैं इस मैदान में आए तो वो मुख्तलिफ चीज़ें करके दिखाते हैं और ये वाकई मुश्किल काम है। और जितने भी लद्दाख का एरिया, जिस तरह ये पत्थर वहाँ से लेके आते हैं, कश्मीर के मुख्तलिफ पथरीली चोटियाँ जो हैं वहाँ से उनको पत्थर मिलता है और फिर इसको जैसे वो जिस प्रोसीजर से वो गुजरता है उसको छानना, फिर उन रंगों का, यानी उन जो नेचुरल हैं, जो कुदरती तौर पर जिनमें रंग भरे हुए हैं, उनका इस्तेमाल करके खूबसूरत आर्ट की तख्लीक करना, मैं समझता हूँ कि कमाल के आर्टिस्ट की यही खूबी होती है कि वो सबसे मुख्तलिफ चीज़ को सामने लेके आता है। और यही वजह है कि वो सारी चीज़ें अट्रैक्टिव भी होती हैं और कहीं ना कहीं अगर ख़बर की वो बनती हैं टेलीविज़न की स्क्रीन या सोशल मीडिया पे, तो उसकी वजह ये होती है कि वो सबसे मुख्तलिफ होती हैं। और हमने कश्मीर के हवाले से, हिंदुस्तान जो मकबूजा कश्मीर है उसके हवाले से हमने 12 खबर चलाई हैं। वहाँ पे बेपनाह टैलेंट हमने देखा और दिखाया भी है, चाहे वो गाड़ियों के हवाले से हो, ओल्ड गाड़ियाँ हों या मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो बड़ी नायाब हैं, तो उस पर हमने काम करते नौजवानों को देखा है और वो आर्ट पूरी दुनिया में काफ़ी हमें नायाब और मुख्तलिफ दिखता है। तो यही बात है कि आर्टिस्ट जो है जहाँ पे भी हो वो अपना नाम अपने काम से बनवाई देता है और पूरी दुनिया के सामने आ ही जाता है। बिल्कुल ठीक। और ऊपर से अगर हम इंडिया के ज़रिए इंतज़ाम कश्मीर की बात करें तो वहाँ से 12 हम ऐसी ख़बरें देते हैं कि वहाँ पर रहने वाले लोग चूँकि आपको पता है क़ैद की ज़िंदगी ही गुजार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितने वो आर्टिस्टिक हैं, जितने वो टैलेंटेड हैं और पूरी दुनिया में उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है, और वो टैलेंट जो है वो चाहता है कि वहाँ से बाहर निकल के इस पूरी दुनिया में कैश करे, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको करेंगे, ये अगेन एक क्वेश्चन मार्क है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और भी समर वेकेशन शुरू हो चुकी हैं। अब समर वेकेशन में हम ये ज्यूम करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से कहीं दूर ना हो जाएं, तो उनको या तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू या फिर उनको खिलौनों के थ्रू कुछ ना कुछ एजुकेशनल सिखाते रहें, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती रहें घर में, ताकि बच्चे जो है समर वेकेशन के बाद बिल्कुल स्कूल जाने वाला जो एक मोमेंटम होता है ना उसको भूल ना जाए। बट ऑल दो इसके अलावा भी अगर हम बात करें आज के बच्चों की, तो 21st सेंचुरी है भाई, एरा ऑफ टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के हमारे बच्चे इतने शौकीन हैं कि खिलौनों से खेलता अब हम उनको कम ही देखते हैं, या अगर देखें तो बहुत छोटी एज यानी अर्ली एजेस में हम उनको देखते हैं कि हम उन्हें खिलौने पकड़ा देते हैं कि बस वो डाइवर्ट हो जाए उनकी तमाम तर अटेंशन। बट आपने एक और चीज़ कॉमन प्रैक्टिस घरों में देखी होगी, हम एफिलिएट कर देते हैं कि अगर गन है तो वो लड़के ने पकड़नी है क्योंकि वो लड़का है, और अगर कोई डॉल है, डॉल हाउस है, तो हम उसे ऑब्वियसली एफिलिएट किया जा सकता है जेंडर से, मेल और फीमेल से। लेकिन कुछ ऐसे अब नई एडवांसमेंट के मुताबिक टॉयज़ होने चाहिए जो कि दोनों को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अलावा सिखा सकें कि आपने खिलौनों से इल्म कैसे हासिल करना है। तो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा
ये सेगमेंट, क्योंकि हम समर वेकेशंस में और ये समर कैंप्स में आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू गाइस कि किस तरह से अपने बच्चों को आपने खिलाना भी है और सिखाना भी है। तो ये दोनों चीज़ें जो है बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होगा। फौजिया इन्हें कहते हैं, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। फौजिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और मेरा टेबल जो है वो अभी फुल ऑफ लाइक समर कैंप वाला एक सीन लग रहा है कि भी हमने फौरन पॉलिटिकल सेगमेंट करके और अच्छा खासा डेली डोज करके अब हमने समर कैंप खोल लिया है। तो जो मदर्स मुझे इस वक्त देख रही हैं स्क्रीन के उस तरफ, फौजिया, उनके लिए हमने बड़ा इसको अब कम होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना, गैजेट्स के थ्रू आपको पता होगा खिलौने कम खेले जाते हैं। अब हम किस तरह से, आप क्या नया लेकर आई हैं जिसमें समर कैंप के अलावा भी अगर आम रूटीन की बात करें तो खिलौनों के थ्रू बच्चों को किस तरह से एजुकेट किया जा सकता है? व्हाट इज़ न्यू? देखिए, हमारे एक मेजर कॉन्सेप्ट है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में रोल प्ले का। हाँ बिल्कुल है। और उस रोल प्ले के एरिया को हमने इग्नोर कर दिया हुआ है और जिसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है एट द अर्ली एजेस। एग्जैक्टली। सो हम अगर देखें तो हमारे आजकल के बच्चों में जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है अटेंशन स्पैन की। बिल्कुल बिल्कुल, they get distracted very easily. एक गेम खेल रहे हैं, then they move to the next game and so on. स्टे नहीं करते ना, Stay नहीं रेस्टलेस करते। हैं, बेचैन है, एंजाइटी बच्चों में, छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल। एक चीज़ से खेलते हैं बहुत जल्दी बोर हो जाते हाँ, हैं। सो हमें उन्हें उस तरह की एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करनी है जिसमें एक तो उनका अटेंशन स्पैन जो है वो इंक्रीज हो सके ओके। एंड रादर देन कि वो बच्चा एक चीज़ को, जैसे हमारे पास टॉयज़ ऐसे भी आते हैं जो मोटर टॉयज़ होते हैं जिनमें बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, बच्चे उसको देख रहे होते हैं। वाई नॉट वी प्रोवाइड देम द टॉयज़ where they are building something rather than just they are observing something. हाँ एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी ट्रिकी पॉइंट Yes. बाय द वे, क्योंकि आप अगर किसी गाड़ी को चलता हुआ देखते हैं तो उसको रिमोट से कंट्रोल करते हैं और आजकल बड़ा ट्रेंड में भी है वो, लेकिन वो खुद फंक्शनल है, वो ऑटो पे वो चल Exactly. रही है, यू जस्ट एंजॉयिंग कि वो कहाँ कहाँ मूव कर रही है। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलूँगी Sure, तो sure. मेरा ख्याल है कि I वो want to ज़्यादा describe. बेहतर रहेगा। अगर आप ये देखें तो दिस इज ग्लासेस, डिफरेंट कलर ऑफ ग्लासेस, जो लड़कों की भी हो सकती है, लड़कियों की भी हो सकती है। बिल्कुल, शेप्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, सिंपल शेप्स भी हैं, सो बॉयज कुड यूज अकॉर्डिंग टू देयर कलर। और थोड़ा सा अगर इस तरह करें ताकि वो कैमरा जो है वो हाँ। क्लोज कर सके। यस, दिस वन यू हैव टू शो इन दिस कैमरा बिकॉज आई वांट यू गाइस, जो भी मुझे ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, कि आपको पता है कि आपको लग रहा होगा ग्लासेस हैं, ये 7 स्टोन्स पड़े हुए हैं। तो हमारे पास ना इसके साथ डेकोरेशन मटेरियल अवेलेबल है। दीज आर द डायमंडीज अवेलेबल। Okay. स्टिकी डायमंडीज हैं जो कि वो अपने इन ग्लासेस को इनको इसके अकॉर्डिंगली वो डेकोरेट कर सकती हैं। दीज आर द रिबन्स अवेलेबल, और रिबन्स जो हैं उनके थ्रू उनके वो साइड्स जो हैंडल्स हैं उनको रैप करके डिफरेंट स्टाइल दे सकती हैं। Okay. चाहे वो इसको दे ले, इट डिपेंड ऑन देयर ऑन क्रिएटिविटी। हम यहाँ पे क्रिएटिविटी जो है ना उसको स्टॉप नहीं कर रहे टेल मी हैं। समथिंग अबाउट ऑल दीज, जो कि हमने पूरा एक कैंप यहाँ पे लगाया हुआ है। हाँ। क्योंकि अब बारी बारी हम सब के बारे में बात करें। इसमें ये हम जैसे हमने एक एक्टिविटी We are done with this. वी आर डन Okay. विद दिस। Okay. हम इसी तरह अगर ये देखें तो मेरे पास एक पजल है। दिस इज नॉट जस्ट वन पजल। अच्छा, ये वेजिटेबल्स नहीं है, ये vegetables नहीं है, शेप्स नहीं shapes है, नहीं है। बल्कि ये पजल्स हैं। यू Puzzles हैव हैं, टू puzzles कनेक्ट वन एंड ईच अदर। एग्जैक्टली। अब इसमें अगर आप ये देखें तो इसमें ये हॉरिजेंटल पजल, आप इसको इससे मैं इसको यूज़ करूँगी तो मैं छोटे बच्चे को देके मैं उससे इससे नंबरिंग भी करवा सकती हूँ। मतलब आपने इसे पजल्स जो है वो आपने बिल्कुल मैंने उसको पजल्स को आई टुक ऑल अलग-अलग कर दिया। ऑल द पीसेस आउट। ओके, now you have to show this plate in front of the Yes. camera so they can see So, कि बेसिकली ये जो वो camera दिखा so they रही can हैं, see नीचे the- शेप्स भी बनी हुई हैं और नीचे कलर्स भी हैं, और उसके बाद ये जो है ना ये पजल साइड, पजल्स बने। और इसको आपने उसके ऊपर कनेक्ट करना है। No, consider me a small child. So Okay, for some time. yes, yes. See, for some time. So this is a cabbage puzzle. Okay. So one is मैंने इसको similar जो इसके साथ associate करना है. So this is It's complete now? It's complete. Carrot. Let's So do I the have next to, one. Yes, I have to find. See, carrot. अच्छा देखिए, इसमें ऑब्वियसली अच्छा हम देखिए हम वी आर सेंसिबल, Yes. बट स्टिल जब हम इसको कर रहे हैं तो वी हैव टू फाइंड आउट द Exactly. वेज ना। See, तो बच्चे का तो कॉग्निटिव प्रोसेस फौरन तेज हो जाएगा, बिकॉज आपकी बिल्कुल। सोचने की वो स्पीड तेज हो जाएगी। आई हैव टू मेक द पजल्स कंप्लीट। This is what the purpose of Yeah. these toys are. आपने वो
इसमें मैं खुद परफॉर्म कर रही हूँ। बीइंग अ चाइल्ड मैं खुद अपने आप को इंगेज कर रही हूँ। मैं खेल नहीं रही हूँ, लेकिन मैं इसके साथ एक हार्ड एंड फास्ट ये इमेज भी नहीं दे रही हूँ बच्चे को कि मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए बिठाया हुआ है। हाँ, उसको ये एक्टिविटी फन एक्टिविटी लगती है बिकॉज ही और शी कैन सी कलर्स, एग्जैक्टली, द पिक्चर, द पजल्स टू। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स टू। लेकिन आपको पता है एक और चीज़ ये कि अगर आप थ्रू आउट पूरा साल आप लर्न कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, साथ हेक्टिक रूटीन है, तो मेरा पॉइंट ये कि अगर आपने बच्चों को तालीम सिखानी है और टॉयज़ के थ्रू सिखानी है तो आपने उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है कि बच्चे जो हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब ये जो बॉक्स आपके पास है, यू वर सेइंग एट दैट टाइम कि ये मॉप है और ये ब्रश है, इसको बनाएं जरा ताकि, क्योंकि अब देखिए देखने में कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। वैसे तो ये मॉप है लेकिन देखने में सीम्स टू बी लाइक वेरी कलरिंग, ऑरेंज कलर है, ब्लैक कलर है, वाइट कलर है। सो ये मेरे ख्याल से लड़के भी बिला वजह इंटरेस्ट लेंगे इसमें, मेड इट लाइक मॉप ना। और जब वो मॉप करेंगी तो अम्मा बाज़ वो हैरान हो जाती है, हैरान हो जाती हैं। आप ये देखिए, इसके इट्स अ कंप्लीट सिमुलेशन ऑफ क्लीनिंग। आपको हर चीज़ इसमें मिल रही है। आप इसमें आपके इसमें वैसे ही बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। मिनी क्लीन किट भी कहा जाता है। एग्जैक्टली, हम इसको आपकी ये वाटर वेरी स्मॉल शावर, एग्जैक्टली, okay, it's a mop. It's a mop available. So you could clean. अच्छा, इससे पता है क्या होगा फौजिया, एक और चीज़ जो मैं इंडिकेट करना चाह रही हूँ, कुछ भी नहीं ना तो लड़कों को कम से कम इन चीज़ों का नाम पता होगा। हमारे घर के लड़के ना, या अक्सर फैमिलीज में, अच्छा वो पता नहीं उसको क्या कहते हैं, वो लेके आना जरा झाड़ू, क्या कहते हैं उनको नहीं पता, वो लेके आना पता नहीं क्या मॉप। They don't know the name even. So that what I'm saying कि आजकल कॉन्सेप्ट जो है चेंज हो चुका है। जब हम प्ले ग्रुप में जाते हैं तो प्ले ग्रुप में जब हमारे एजुकेशनल एरियाज बने हुए हैं उसमें एक रोल प्ले का एरिया है और अब ये एक इंटेग्रल मैंडेटरी पार्ट बन चुका होता है कि यू हैव टू इंट्रोड्यूस दीज थिंग्स टू द किड्स। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि लड़कों को नहीं पता होगा, नहीं, उसी क्लास में लड़के भी पढ़ रहे हैं, उसी क्लास में लड़कियां भी पढ़ रही हैं, ठीक है, और दे आर अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। ओनली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एंगेज देम। अच्छा, दे आर गोइंग टू डू और नॉट वो एक अलग केस है, बट एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट एवरीथिंग अराउंड यू। मतलब आपके घर पे, आपके बाहर, अगर आप किसी होटल में स्टे कर रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो, इट्स एन एजुकेशन जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आप अवेयर होने चाहिए हो, आप वो काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। खासतौर पे लड़के भी, अगर वो घर की सफाई सुथराई नहीं भी करे, एटलीस्ट अगर आपको करनी पड़े, आपको पता हो तो आपको इनको, अगर आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन उन्हें सिखाना तो आई एम अ बिलीवर के लड़कों को भी सफाई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। समथिंग अबाउट दिस ब्लॉक्स जो कि वुडन ब्लॉक्स हैं। अच्छा, मगर इसके ऊपर है तो मैं एक और चीज़ को एडवोकेट करती हूँ कि हमने एक जो टॉय होता है उसको सिर्फ एक पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना, हमने इसको मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ करना है। इफ़ यू कुड सी ओवर हेयर, तो इसमें डिफरेंट शेप्स हैं, इसमें राउंड शेप भी है, इसमें सिलेंड्रिकल शेप भी है, इसमें स्क्वायर भी है, डिफरेंट शेप्स हैं। अब मैं अगर इसको यूटिलाइज करूँगी तो मैं इसको पजल मेकिंग के लिए भी यूज़ करूँगी, मैं कलर रिकग्निशन के लिए भी यूज़ करूँगी, मैं स्टैकिंग के लिए भी यूज़ करूँगी, ठीक है। सो यू हैव टू इनकरेज इन द सेंस, आप बच्चे के साथ बैठे हुए, आप उसको कहें कि लेट्स स्टैक दिस वन, ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ, you can teach three things together: the colors, the shapes and the size, the way they are going to puzzle it out. Exactly, I could count as well. And at the same time here it's divided into two pieces, exactly, so it's a puzzle as well. So you could use one toy in a multiple way. Don't इसको एक चीज़ के साथ रिलेट मत करें कि ये सिर्फ वुडन ब्लॉक्स है। नो, इट्स नॉट जस्ट वुडन ब्लॉक्स। ये एक पूरा आपका ज्योमेट्रिकल बॉक्स है जिसको आप मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हो। और जो कि मैं अगर इस बात को सेकंड करूं तो आपको पता है कि नॉर्मली स्कूल्स में जब आप जाते हो तो आप मैथमेटिक्स के जब आपका सब्जेक्ट होता है बच्चों को, अगर आप केजी की बात करें तो जैसे अब अपग्रेड होते हो, अगली क्लास में जाते हो या अगले स्टैंडर्ड में प्रमोट होते हो, तो आपको पता है कि आपको तब जाके सिखाया जाता है कि ये शेप्स हैं, मैथमेटिक्स में ख़ास तौर पे ये कलर्स हैं, वो आपको ड्राइंग में सिखाया जाता है। तो ये चीज़ें अगर आप अर्ली एज में थ्रू टॉयज सीख लेंगे तो बच्चा जब अपनी क्लास या स्टैंडर्ड पहुँचेगा तो ही नोज़ और शी नोज़ एवरीथिंग। अच्छा, कंक्लूड करते हैं फौजिया, इस हवाले से एड्रेस करें कि
घर में तो हमने ये प्रैक्टिस कराने की कोशिश करनी है। हमारे इस पूरे सेगमेंट का मतलब और मकसद भी यही है कि जो दो लोग हमें देख रहे हैं, जो मदर्स हमें देख रही हैं, वो घर में इन चीज़ों को लेकर आएँ, बच्चों को साथ साथ सिखाएं और साथ एंजॉय करें। हमने स्कूलों में देखा है आजकल के बच्चों को इस तमाम तरह चीज़ें सिखाई जाती हैं प्ले ग्रुप वगैरह में। हमारा जो दौर था, हम अपने दौर की तरफ जाते हैं, स्कूल में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे याद है कि अम्मा बीमार है तो उसके साथ हेल्प कर ली। मुझे तो मैंने तो बड़े कम अरसे में मैं कड़ी पकौड़ा बनाना, भिंडी बनाना, ये सारी चीज़ें सीख ली थी। लेकिन आजकल बच्चों को सारी चीज़ सिखाई भी जाती हैं, उसके बावजूद भी उनका दिल नहीं करता खाना बनाने की और ना उस तरफ कोई मेहनत करते। इसकी क्या वजूहत है? बल्कि मैं अपने भांजों को देखता हूँ तो मैंने सारी चीज़ें और आसपास के जितने लोगों के दोस्तों के घर जाता हूँ, सारी चीज़ें बड़े करीब से देखता हूँ। इसकी क्या वजूहत है? सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं फिर भी नहीं सीखना पसंद करते हैं। They don't show interest basically. रीज़न वही है, हम उसका एक तो दैट हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एंड पे भी लेनी है। हम एक दफ़ा कह देते हैं, बच्चे ने नहीं किया, वे इग्नोर्ड, इट्स ओके, हम लेट इट बी वाली पॉलिसी जो है ना वो आजकल कर रहे हैं। ये कर रहे हैं। हमें इस पॉलिसी मतलब छतरोल वाली पॉलिसी कामयाब थी। नहीं ऐसी बात भी नहीं है। हाँ, लेकिन उससे बच्चे डरते जरूर थे और फॉलो जरूर करते थे। बिल्कुल। आप हम अपने टाइम के उस्ताद जो है उनको देख लें तो कितना काम खौफ करो। होता था हमें एग्जैक्टली। उनसे, तो बहुत ज़्यादा डर होता था। तो अब हमें वो रोल थोड़ा सा करना है कि एक बच्चे को अगर आपने टास्क दिया है तो उसको अब चेक करना है वेदर ही इज डूइंग, उसकी प्रोग्रेस को चेक करें। ये नहीं कि उसको आप दे के आप उसको छोड़ दें, मतलब उसको उसके रहमो करम पे मत छोड़ें, साथ साथ ड्राइव करें और साथ साथ गहरी नजर रखें, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। फौजिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और मेरे ख्याल से बच्चों के लिए और माँ के लिए बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही है। इसको कंक्लूड कर लेते हैं इस पॉइंट पे कि पेरेंटिंग आजकल बाकायदा एक साइंस है। तो पेरेंटिंग अगर आपको आजकल के ज़माने और जनरेशन के मुताबिक करनी है, जिसको हम जेन जी कहते हैं, तो उनके मुताबिक उनकी तरह से सोचना पड़ेगा, उनके लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा। अगर आपने उनको सिखाना भी है और खिलाना भी है तो कुछ चीज़ों को अट्रैक्टिव करके अगर आप उन्हें दिखाएंगे और सिखाएंगे तो चीज़ें काफ़ी शायद बेहतर हो जाएंगी या आपके लिए आसान हो जाएंगी। सो वी आर डन विद दिस सेगमेंट। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स टॉक अबाउट हमारा खेल का मैदान जो कि सजने जा रहा है। लेकिन अगर हम इस मॉडल की बात करें, इसको हमने हाइब्रिड मॉडल का, जिसके बाद एक लंबी तगदो, एक लंबी कोशिश के बाद किसी हद तक हम इसमें कामयाब हुए हैं कि मैचेस जो हम कराने जा रहे हैं एशिया कप के, वो पाकिस्तान और श्रीलंका में होने चाहिए। और ये हाइब्रिड मॉडल जो इंट्रोड्यूस कराया गया, इस पर काफ़ी बहस भी हुई, कंट्रोवर्शियल भी इसको करने की कोशिश की, बट ऑल दो काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब हो गए हैं। खैर, इसमें हम डिटेल में बात करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इन्होंने हमें वक्त दिया। सर, आपका बेहद शुक्रिया। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको भी और हरमीत को भी सुबह बखैर। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर, कहिएगा कि अगर हम इस मॉडल की बात करें तो हमने इस पे काफ़ी काम भी किया है और ऑल दो हमने स्ट्रगल भी बहुत की है, बट नाउ सम हाउ टू सम एक्सटेंड वी आर डन विद दिस। तो कितना सर फ़ायदा होगा इससे हमें, हमारी क्रिकेट को, हमारी क्रिकेट टीम को, जब ये प्रैक्टिकल होगा? देखिए, फायदा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होगा क्योंकि तकरीबन $6 मिलियन मिले एशिया कप के इनेकाज से। लेकिन नुकसान पाकिस्तान का ये हुआ कि भारत जो चाह रहा था वही हुआ कि भारत कह रहा था हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, वो नहीं खेल रहा। और पाकिस्तान ने उनको धमकी दी कि हम वर्ल्ड कप खेलने दिए आएंगे, अब वर्ल्ड कप खेलने जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने अपनी हठधर्मी बरकरार रखी। जय शाह जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने बिलाखिर अपनी बात मनवाई क्योंकि पाकिस्तान इंटरेस्टेड था हाइब्रिड मॉडल में कि हाइब्रिड मॉडल के 4 मैचेस पाकिस्तान में हो और बकिया 9 मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में हो। लेकिन भारत उस पर भी अड़ गया, उसने कहा श्रीलंका में होने चाहिए, तो वहां पर भी हमें जो है हाथ खड़े करने पड़े। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जीत तो भारत की हुई है। इस लिहाज से खुश आइंद है कि 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रहा है और उससे पहले एशिया कप के मैचेस बेशक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका यहाँ खेले क्योंकि दुनिया की तमाम टॉप की टीम्स एक्सेप्ट भारत सारे खेल के जा चुके हैं। तो उस लिहाज से पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट सिर्फ एक ही मैच अपनी टीम का अपने होम ग्राउंड पर देखेंगे जो मैच पाकिस्तान वर्सेज नेपाल है, लेकिन बकिया मैचेस जो है वो श्रीलंका में होंगे।
सर 4 मैचेस जो कहा जा रहा है सर कि जो फरमा रहे हैं, जो हमें अंदाजा हो रहा है कि जो चीजें हमें देख रहे हैं और जो आपने तज्जिया दिया, बड़ा मजे का तज्जिया दिया कि भारत कामयाब तो हुआ, लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमें कहीं ना कहीं श्रीलंका, अफगानिस्तान का झुकाव भी और बांग्लादेश का झुकाव भी कहीं ना कहीं भारत की तरफ नजर आया। क्या ये अब ये कैंप जो है ये काफी मजबूत हो रहा है? दूसरी जानिब जो आपने बात की कि अब हमें जाना पड़ेगा क्योंकि ये कमिटमेंट है, तो सर इसमें कहा जा रहा है कि अहमदाबाद में मैच होगा, तो क्या अहमदाबाद में जब भी मैच हुआ है तो पाकिस्तानी टीम को शदीद मुश्किलात का सामना भी हुआ है? अगर ये मैच भी वहां रखा जाता है तो कितना ज्यादा जो है कहीं ना कहीं एग्रेशन हम देख सकते हैं आरएसएस और उन दीगर लोगों की जानिब से? देखिए, सबसे पहले तो ब्लॉक की बात करते हैं कि भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये चारों एक हो गए। एशियन क्रिकेट काउंसिल में 5 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं और ये 4 ममालिक एक तरफ है, पाकिस्तान अकेला है। तो भारत ने अपना ब्लॉक मजबूत किया है और आप उसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अभी जो आईपीएल का फाइनल हुआ था अहमदाबाद में, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने स्पेशली अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान को मदऊ किया था। बांग्लादेशी सदर नहीं जा सके लेकिन श्रीलंका और अफगानिस्तान के सुदूर गए थे। तो इसका मतलब है कि वो उनको अपने साथ मुकम्मल तरीके से लेकर चल रहे हैं। और जहां तक आपने बात की हरमीत अहमदाबाद की, अहमदाबाद का स्टेडियम दुनिया का तमाशाइयों के लिहाज से सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है। 1,32,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब 15 अक्टूबर को पाकिस्तान का मैच होना है भारत से। पहले ये खबरें आई कि बिल्कुल जी, तमाम मैचेस साउथ इंडिया में होंगे, चाहे चेन्नई हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, उस तरफ होंगे। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ। अगर पहला मैच अहमदाबाद में होता है, मैं भी अहमदाबाद कवरेज के लिए जा चुका हूँ। 2006 में पाकिस्तान का और भारत का वहाँ वनडे था और जब वाकया हुआ है अहमदाबाद का, उसके बाद से आपको पता है कि गुजरात में जो ट्रेन को आग लगा दी गई थी, उसके बाद से मुसलमानों को वहाँ शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। टेंशन बहुत होगा। अब उस टेंशन में पाकिस्तानी टीम किस तरह की परफॉर्मेंस देती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या डिसाइड करता है, ये देखना होगा। सर हमने जो डिसाइड किया है सर, अगर सर, दो सवाल है मेरे। की हम बात करें तो कज़ाफ़ स्टेडियम में 4 मैचेस खेले जाएंगे। सर अफगानिस्तान, नेपाल, भारत, सर ये टीमें जो है वो मैचेस खेलने के लिए आएंगी। सर व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर फॉर, अगर हम बात करें नजम सेठी साहब की और पूरी मैनेजमेंट की, अगर हम अपने टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, वी हैव वर्कड ऑन इट सो वेल, लेकिन अब तक मजीद क्या चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है अपनी क्रिकेट टीम में भी और मैनेजमेंट में भी, क्योंकि हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो कि इस साख को ख़राब करे, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बिल्ड कर रहे हैं। देखिए, भारत तो पाकिस्तान भारत से श्रीलंका में खेलेगा, ना पाकिस्तान को कोई मैच अफगानिस्तान, ना बांग्लादेश, ना आपको श्रीलंका से यहाँ खेलना है। ये तीनों ममालिक आपस में ही खेलेंगे, बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका और श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। ये 3 मैचेस और 1 मैच पाकिस्तान नेपाल के खिलाफ खेलेगा। तो हमारी सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है। इंग्लैंड की टीम आकर गई है, ऑस्ट्रेलिया की टीम आकर गई है, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा किया है। तमाम टीमों ने जो 3 मार्च 2009 को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर जो अटैक हुआ था, उसके बाद से तो इंटरनेशनल क्रिकेट हमसे दूर हो गई थी। लेकिन अब सारी टीमें आ रही हैं। अब हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क होगा, हमें ये 3 मैचेस जो ऑर्गेनाइज करने, चौथा तो हमारा अपना होगा। तो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स होंगे, दे आर अवेयर ऑफ इट। और चूंकि ये एक तरह से एक रिहर्सल होगी फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होगी, 2023 में हम अच्छे मैचेस कराएंगे इंशाल्लाह एशिया कप के, तो फिर हमारी और बात जो है बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। जी हरमीत सर, अगर हम देखें, हम माजी को अगर हम देखें तो हमारे पास एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनता है, वो भारत का बनता है इस तमाम तरह एशिया कप की अगर बात की जाए, और फिर श्रीलंका हमें ज़्यादा नज़र आता है। तो क्या आपको लगता है पाकिस्तानी टीम, क्योंकि इस वक्त वो दूसरी पोजीशन पे है, अगर हम देखें एशिया कप के हवाले से तो वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उमूमन अब 20 की रिवायत डाली गई है, तो क्या ये 20 का होगा या 50 ओवर का ये कप होगा? सर देखिए हरमीत, जब भी वर्ल्ड कप हो रहा होता है, जो वर्ल्ड कप उससे पहले जो टूर्नामेंट एशिया कप होता है वो उस फॉर्मेट पे होता है। जैसे अब वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का हो रहा है, तो ये एशिया कप 50 ओवर्स का होगा। इससे पहले जो दुबई में T20 के मैचेस हुए एशिया कप के, क्योंकि वर्ल्ड कप जो था पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ वो T20 का था, तो दुबई में जो एशिया कप के मैचेस हुए वो T20 के हुए। 2018 में मुत्तहदा अरब अमारात में जो एशिया कप हुआ उसके मैचेस 50 ओवर के हुए। उसकी वजह ये थी कि 2019 का वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का था। तो ये तो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कि वर्ल्ड कप जिस फॉर्मेट में होगा उस फॉर्मेट में एशिया कप होगा।
तो पाकिस्तान में अब पाकिस्तान जो है मेजबान एशिया कप होगा। जहां तक डोमिनेंस की बात की भारत की, पाकिस्तान कई एशिया कप खेला भी नहीं है और एशिया कप का आगाज 1984 में हुआ और आप देखें अब से 39 बरस कबल भारत ने पहला एशिया कप जीता शारजाह में और अब तक 15 जो एशिया कप हुए उनमें से भारतीय क्रिकेट टीम जो है 7 जीती है, 6 श्रीलंका जीता है, 2 पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा अब से 11 बरस कबल 2012 में बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में जो एशिया कप का फाइनल हुआ था उसमें बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तान चैंपियन बना था मिसबाह उल हक की कप्तानी में। सबको याद होगा जो ओवर किया था एजाज चीमा ने आखिरी ओवर, और बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद मेहमान खुसूसी थी इनामात देने के लिए। बांग्लादेश जीत रहा था लेकिन जब पाकिस्तान बिल्कुल आखिरी ओवर में जीत गया तो बगैर इनामात तकसीम किए चली गई। तो आप अंदाजा लगाएं कि आप पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री को रिपीट करने का मौका है कि 11 बरस के बाद अगर पाकिस्तान एशिया कप जीतता है तो नथिंग विल बी बेटर देन दैट। और आपने जिस तरह कहा कि 2 नंबर 2 पे है रैंकिंग में, वनडे रैंकिंग में, लेकिन मसला ये है कि हमारी टीम जब से 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से हम सिर्फ 28 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले गुज़िश्ता 4 बरस में। तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारा सारा फोकस T20 पर है। तो अब हमारी टीम चले किस तरह से परफॉर्म करती है। श्रीलंका एक डिफरेंट जगह होगी जहां पाकिस्तान भारत मुकाबला होगा और आपको पता है श्रीलंका भारत से नजदीक भी है, भारतीय तमाशाइयों की तादाद वहां बहुत ज्यादा होगी। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन भारत जो भी हो रहा है वेरी होपफुल, लेकिन देखना ये कि होगा क्या। थैंक यू सो मच दिस मॉर्निंग सर। मिर्जा इकबाल बेग सर हमारे साथ मौजूद थे और ही इज़ बेसिकली द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्रिकेट। तो जो प्रेडिक्शंस और जो बातें उन्होंने की है वो 110% बिल्कुल ठीक है। सो वी आर डन विद आवर शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अब मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है उनका भी ख्याल रखें प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।